मित्रों, श्रम कानूनों का हम इतिहास देखें तो ये उतना ही पुराना है जितना कि हमारी मानव सभ्यता। We find the references of the labor laws even in the Vedas and Vedic literature. वेदों में लेबर एडमिनिस्ट्रेशन का जिक्र है, डिग्निटी ऑफ लेबर का जिक्र है, वेजेस कैसे दिया जाए, समय पे दिया जाए, पूरा दिया जाए, जिक्र है। ऐसे ही हमारी उपनिषद हैं, नीतियां हैं, संहिताज हैं, उन सभी में श्रम का, श्रमिकों के अधिकारों का जिक्र आता है। इवन मैं जो अभी आशुतोष जी से कुछ दिन पहले ही चर्चा कर रहा था कि हमारा जो सामाजिक सुरक्षा और जो औद्योगिक संबंध के ऊपर तो बहुत बड़ी ट्रीटी हमारे जो है शुक्र नीति में है। पेंशन का व्यवस्था, ग्रेचुटी का, प्रोविडेंट फंड का, ये सब के सब प्रावधान हमारे जो है जो नीतिज हैं, उपनिषद हैं, उन सब में उपलब्ध है। तो ये नहीं कि ये कोई बहुत नया कोई कानून है। आज के दौर में आते हैं, जैसा कि अभी ओपनिंग रिमार्क्स में आपने बताया कि देश में 44 कानून सेंट्रल लॉज थे, मैं शब्द यूज कर रहा हूं। श्रम जो है अगर कॉन्स्टिट्यूशन में देखा जाए तो ये स्टेट, कंकरेंट और यूनियन लिस्ट तीनों में जिक्र है इसका। संसद भी कानून बनाती है उसके ऊपर, और जो है स्टेट लेजिस्लेशंस भी इसके ऊपर कानून बनाने के लिए सक्षम हैं। जो संसद के द्वारा कानून बनाए जाते हैं उनको हम नेशनल लॉज कह देते हैं या सेंट्रल लॉज कहते हैं। जैसा कि अभी जिक्र किया कि 44 कानून थे। जी हाँ, 44 कानून थे। हमने जब श्रम सुधारों का को शुरू किया लगभग 10 वर्ष पहले, उस समय 44 कानून थे। हमने सबसे पहले ये देखा बेसिकली कि श्रम सुधार में क्या, लेबर रिफॉर्म्स में क्या था, किस चीज को लेके हमने इसमें काम किया, किस उद्देश्यों के साथ काम किया। इसमें मुख्यतः हमने 3 उद्देश्य रखे थे। एक तो था कि रैशनलाइजेशन ऑफ लेबर लॉज। रैशनलाइजेशन का मतलब आसानी से हम ये समझ सकते हैं कि जो आज के परिवेश में जो वर्कर्स के इश्यूज हैं, जो एम्प्लॉयर्स के इश्यूज हैं, उनको एड्रेस किया जाए, उनको रिड्रेस किया जाए आज के परिवेश में। तो बेसिकली ये हम इसको इस तरह से कहते हैं, aligning or realigning the labor laws to address and redress the contemporary issues of the employers and of the workers of the workplace. इस संदर्भ में जब हम काम कर रहे थे तो उसमें देखा कि काफी जो कानून थे वो बहुत पहले के बनाए हुए थे। हमारे कानून अभी भी बहुत पुराने हैं। जैसे एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन एक्ट 1923 का है, ट्रेड यूनियन एक्ट भी 1926 का है, पेमेंट ऑफ वेजेस 1936 का है। इवन जो बहुत इंपॉर्टेंट जो कानून है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, वो भी प्री इंडिपेंडेंस है, अप्रैल 1947 का है। इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स 1946 की हैं। तो लगभग जो है 70, 80 साल, 90 साल पुराने और 100 साल पुराने कानून थे। उनको एक बार दोबारा रिव्यू किया गया तो उनमें से काफ़ी लगा कि काफ़ी कानून जो है वो उसका जो रेलिवेंस है वो ख़त्म हो गया है। तो वो हमने आइडेंटिफाई किए। उसमें से हमने 12 कानूनों को हमने आइडेंटिफाई किया जिनका कि जो है महत्व ख़त्म हो चुका है, या उनको कहीं और उन इश्यूज को कहीं और भी एड्रेस किया जा रहा है, डुप्लीकेशन भी हो रहा है। तो 12 कानूनों को हमने रिपील किया इसी श्रम सुधारों के अंतर्गत।
तो जैसा अभी आपने 44 कहे, आज की तारीख में 32 कानून हैं, 32 लेबर लॉज हैं जो कि संसद के द्वारा पारित किए गए हैं, या जिसको हम सेंट्रल लॉज या नेशनल लॉज कहते हैं। दूसरा एक चीज था कि इनको कंसोलिडेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द वेरियस लेबर लॉज। अभी 32 कानूनों को ये कहा जाए कि 32 कानूनों के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी, कंप्लायंस करना, इवन वर्कर्स को भी 32 कानूनों को रेफर करना पड़ता है उनके अधिकारों के लिए। तो ये था कि हमारी सेकंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर ने 2004 में एक रिकमेंडेशन दिया था कि इनको कंसोलिडेट किया जाए, या 4 या 5 कानून में इनका प्रोविजंस को कंसोलिडेट करें। तो सेकंड एनसीएल के रिकमेंडेशन के आधार पे हमने ये निर्णय लिया कि 4 कानूनों में 4 कोड्स बनाए जाएंगे। कोड ऑन वेजेस, दूसरा एक कोड जो है सोशल सिक्योरिटी के ऊपर, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर, तीसरा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस, और चौथा इंडस्ट्रियल रिलेशंस। ये 4 कानूनों को, 4 कोड्स का ड्राफ्टिंग किया गया, समय काफी लगा, और जो है प्रोविजंस ऑफ 29 लेबर लॉज, 29 लेबर लॉज के जो प्रोविजंस थे उनको इन 4 कोडों में समाहित किया गया। 4 कोडों में, अभी मैं 3 कोड और 3 लॉज को इसमें नहीं समाहित किया है। वो कौन से हैं? एक है जो मेंटेनिंग ऑफ द रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर्स बाय द स्मॉल एस्टेब्लिशमेंट्स, उसको हम रिपील कर देंगे जिस दिन कोडों को लागू किया जाएगा। तो बाकी 31 रह गए। 31 में से 2 जो कानून हैं, चाइल्ड एंड एडोलिसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, दूसरा बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन एक्ट, इन 2 कानूनों के प्रावधानों को हमने 4 कोडों में नहीं शामिल किया है। लोग बार बार पूछते भी हैं कि जब 4 कोड आ गए तो ये 2 कानून अलग क्यों रहेंगे? उसके जवाब हमारे पास यही है। हम कहते हैं कि चाइल्ड लेबर का, आशुतोष जी मुस्कुरा रहे हैं, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। चाइल्ड लेबर, पहली किताब मेरी चाइल्ड लेबर लॉ पर आ रही थी बड़ा मुश्किल हो जाता है अपने को रोकना उसमें डिटेल में जाने में। तो ये है कि हमारा उद्देश्य है कि चाइल्ड लेबर लॉ ये नहीं रहेगा कि भविष्य में हमेशा हमारे पास जो है बाल श्रम रहेगा। सभ्य समाज में बाल श्रम का कोई जगह नहीं है। बच्चे को स्कूल में होना चाहिए, ना कि वर्क प्लेस पे। तो हमने जो है ये सोचा कि 5 साल में या 10 साल में या उससे भी पहले हम जो है चाइल्ड लेबर फ्री इंडिया हम बना देंगे। तो इस जब चाइल्ड लेबर फ्री इंडिया हो जाएगा तो इस कानून का भी महत्व खत्म हो जाएगा। उस दिन हम इसको रिपील कर देंगे, कोडों में हमेशा के लिए नहीं रखेंगे। ऐसे ही है बंधुआ मजदूरी के ऊपर बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन एक्ट का, उसका भी यही है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, जो है एनजीओज भी बहुत कार्य कर रहे हैं कि वो बॉन्डेड लेबर सिस्टम जो एक गलत प्रथा है, कुप्रथा है, जबरन काम कराना, वो भी समाप्त हो जाए सभ्य समाज में। उसका भी हमें लगता है कि आने वाले 5 साल में 10 साल में बॉन्डेड लेबर सिस्टम फ्री सोसाइटी हमारी हो जाएगी। इसलिए इन 2 कानूनों के प्रोविजंस को हमने कोड में नहीं डाला है। तो फाइनली हमारे पास जो है 4 कोड रहेंगे। एक रहेगा जो है वेज कोड, एक सामाजिक सुरक्षा के ऊपर, एक औद्योगिक संबंधों के ऊपर, और एक जो है ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी के ऊपर जो है। ये 4 कोड हमारे भविष्य में रहेंगे। अभी फिलहाल जो है 4 कोड और 2 कानून और भी रहेंगे, लेकिन भविष्य में हम इनको समाप्त करने की दिशा में काम कर रहे हैं। थोड़ा मैं बहुत थोड़ा समय बहुत कम है, चारों के बारे में थोड़ा मैं बता देता हूँ। वेज कोड में हमने 4 कानूनों के प्रावधानों को सम्मिलित किया है। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट,
बोनस इज ए डेफर्ड वेज, तो बोनस के भी प्रावधानों को हमने इसी में शामिल किया है। मुख्य थे जो सैलिएंट फीचर्स हैं जो इस कानून, इस कोड के, उसमें यह है राइट टू वेज इंक्लूडिंग मिनिमम वेजेस, इसको हमने जो है यूनिवर्सल करने का प्रयास किया है। अभी पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट अगर हम देखें, 1936 का कानून है, हमने अभी तक कोई ज्यादा बदलाव उसमें नहीं किया। केवल आज की तरह जगह, आज के समय में पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 6 जगह लागू होता है। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट छोटा सा चीज है, छोटा सा कानून है, समय पे वेतन दिया जाए और पूरा वेतन दिया जाए, और ये आज के समय में केवल 6 जगह लागू होता है। फैक्ट्रीज, माइंस, प्लांटेशन, ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन, ऑयल फील्ड। बाकी जगह हम रेगुलेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन वेज कोड हर एस्टेब्लिशमेंट में, वो एस्टेब्लिशमेंट में हमने कहा कि एवरी वर्क प्लेस सब जगह ये लागू होगा, वेज कोड सब जगह लागू होगा। वो बोनस में एक कंडीशन रहेगी थ्रेशहोल्ड की, पेमेंट ऑफ वेजेस के चैप्टर के लिए, मिनिमम वेजेस के चैप्टर के लिए, इक्वल रेम्युनरेशन के चैप्टर के लिए, कहीं पर भी एक भी अगर व्यक्ति को एम्प्लॉय किया हुआ है तो ये वो कानून के दायरे, वो एस्टेब्लिशमेंट कानून के दायरे में रहेगी। अभी 6 जगह ही लागू होता है, अब पूरे सभी जगह होगा यूनिवर्सल, इसको करने का प्रावधान है। दूसरा है मिनिमम वेजेस एक्ट, और एक और चीज है, अभी इसकी एक वेज सीलिंग भी है एप्लीकेबिलिटी के लिए। किसके लिए लागू होगा? जिसके 24,000 रुपए तक की जो है वेज है वही उसके दायरे में आता है। पहले जो 6 वर्क प्लेस आते हैं, दूसरा जो है 24,000 तक का ही आता है। हमने वो भी सीलिंग हटा दिया। इररिस्पेक्टिव ऑफ वेज, आपकी आमदनी 50,000 रुपया है, आपकी आमदनी वेज 1 लाख रुपया है, आप कहीं पर भी काम कर रहे हैं, ये अब गारंटी देता है कानून कि समय पे वेतन मिलेगा और पूरा वेतन मिलेगा। इसी तरह दूसरा एक इंपॉर्टेंट कानून है हमारा मिनिमम वेजेस एक्ट। मिनिमम वेजेस एक्ट ये कहता है एक न्यूनतम मजदूरी तय की जाती है, और कोई भी एम्प्लॉयर न्यूनतम मजदूरी से कम जो है वेज नहीं देगा। मित्रों, अभी ये कानून जो है हम कहाँ लागू करते हैं? इसको शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट में करते हैं। एक शेड्यूल है कानून के साथ ही, एक शेड्यूल है कानून में, मिनिमम वेजेस एक्ट में। जो एम्प्लॉयमेंट उस शेड्यूल में है, उस शेड्यूल को अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बढ़ा भी सकता है, लेकिन जो कायदे उसके अंदर हैं शेड्यूल में लिखे हुए, वहीं पर ही मिनिमम वेज एक्ट लागू होता है, वहीं पर ही हम न्यूनतम मजदूरी की दर तय करते हैं, वहीं ये कानून लागू होता है। मैंने जैसा कहा कि यूनिवर्सल इसको किया है, राइट को इंक्लूडिंग द मिनिमम वेज। हमने वो शेड्यूल का कॉन्सेप्ट हटा दिया है। हर वर्क प्लेस पे हर एम्प्लॉय को के लिए न्यूनतम मजदूरी फिक्स की जाएगी इस कानून के अंतर्गत, और कोई भी एम्प्लॉयर मिनिमम वेज से कम नहीं देगा। अभी कहाँ लागू होता है कि केवल कहाँ लागू होता है? जहाँ शेड्यूल में होता है। कई बार मैं छोटा सा एग्जांपल देके भी कहता हूँ, जैसे मान लो टीचर्स हैं, वो शेड्यूल में नहीं है। जैसे हाउस कीपिंग स्टाफ है, वो शेड्यूल में, तो हमने हाउस कीपिंग स्टाफ के लिए तो हमने मिनिमम वेज फिक्स कर दिया, 17-18 जो भी होगा, स्टेट गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। लेकिन टीचर्स का कई बार हमको लगता है कि उनका कुछ एम्प्लॉयमेंट है जो शेड्यूल में नहीं है, उनका शोषण भी हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए हमने इसको यूनिवर्सल किया कोड में कि सभी को ये लागू होगा। बहुत विस्तार से, समय भी नहीं है मुझे बताने का, कभी मैं कहूँगा जो है जॉइंट सेक्रेटरी साहब को कहूँगा कि कभी कोड के ऊपर या वेज कोड के ऊपर ही एक अलग से ही वेबिनार किया जाए, तो और जो इसके जो मुख्य प्रावधान है वो भी बताए जा सके। तो ये वेज कोड के ऊपर ही इतना ही मैं बता रहा हूँ। दूसरा है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन। मुझे बताया गया 5 मिनट में पूरा करिए अपनी बात को। 5 मिनट में तो नाम ही गिनाए जा सकते हैं। इसका भी मैं एक सैलिएंट फीचर में बताता हूँ कि अभी जो है, जो वर्किंग कंडीशन लॉज हैं, जो सेंट्रल लॉज हैं, वो हमारे आज की तारीख में
7 वर्क प्लेस के लिए है, स्टेट गवर्नमेंट्स के अलग हैं। 7 प्लेसेस को ही हम कवर करते हैं, 7 प्लेसेस को। अब इसमें जो है वर्किंग कंडीशंस लॉज में हम एवरी एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग 10 और मोर, उन सब को लेके आए। आज की तारीख में 7 वर्क प्लेस कवर्ड है, लेकिन अब जो कोड होगा, ये जो लागू होगा, उसमें जो है हेल्थ से रिलेटेड प्रावधान, सेफ्टी से रिलेटेड प्रावधान, वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड प्रावधान, वो सबको कवर जो कोड में है वो सभी जगह हर एस्टेब्लिशमेंट को लागू होगा। और उसमें जो है केवल एक जो है मिनिमम वो जो थ्रेशहोल्ड है वो 10 है, लेकिन हजार्डस ऑक्यूपेशंस कहीं हो रहा है तो वहां 1 पर भी वो लागू होगा। तो इसको भी हमने इसका दायरा बढ़ाया है, सबको कवर किया है, हेल्थ एंड सेफ्टी फॉर एवरी वर्कर। ये OSH कोड के बारे में है। तीसरा एक जो कोड है हमारा सोशल सिक्योरिटी कोड है, सामाजिक सुरक्षा में। सामाजिक सुरक्षा में हमने जो अभी जो है संगठित क्षेत्र के लिए जो EPF है, ESIC है, एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन एक्ट है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है, ये सब तो रहेंगे ही। हमने कोशिश की है इसके माध्यम से कि जो असंगठित क्षेत्र है, इनफॉर्मल, उसमें कानून में कोड में लिखा है इनफॉर्मल सेक्टर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी के ऊपर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्कीम्स बनाएगी, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स बनाएंगी। तो हमने इसमें ये दायरा ये है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर सभी का सभी इसमें को कवर करने की कोशिश की है। चौथा एक जो है वो इंडस्ट्रियल रिलेशंस के ऊपर है, जो प्रेजेंटली इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट है, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट है, ट्रेड यूनियंस एक्ट है। इन तीनों के प्रावधान को हमने इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में समाहित किया है। ट्रेड यूनियंस के ऊपर हमने एक जो है मेरे मित्र, ट्रेड यूनियन के मित्र मेरे बैठे हुए हैं, अभी हमारे पास कानून नहीं है रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन का। पहली बार हम जो है सेंट्रल लॉ में लेके आ रहे हैं कि रिकॉग्निशन का नेगोशिएशन करने के लिए उसको जो है हम मल्टीपल ट्रेड यूनियंस होती हैं, वहाँ पे कौन रिप्रेजेंट करता है वर्कर्स का, उसका प्रावधान है। काफ़ी पहले से हमेशा से आपकी डिमांड रही है। और ऐसे ही उसका जो है अगर कोई डिस्प्यूट्स भी होता है अमंग द ट्रेड यूनियंस, उसको समाधान करने के लिए हमने इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के अंतर्गत लेके आए हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट्स में भी हमने कुछ सुधार किए हैं और इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स में भी हमने इसमें काफ़ी सुधार किए हैं। मैं एक बात बता दूं कि अभी चारों कोड, वेज कोड 2019 में 7 अगस्त को पास हुआ था, बाकी हमारे 3 कोड जो है 2020 में हुए। अभी इसमें जो है रूल्स बनाने बाकी हैं। अभी जो है सभी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स को फाइनलाइज कर रहे हैं, अधिकतर स्टेटों ने बना रहे हैं, लिए हैं। जैसे ही ये रूल्स सभी स्टेट्स में बन जाएंगे, उसमें आगे जो है इसको प्रभावी करने का आगे कदम बढ़ाया जाएगा। अभी जो है जो अभी मैंने जो बताया कि जो है 32 कानून ही आज की तारीख में लागू होते हैं, ये कोड भविष्य में लागू किए जाएंगे जो है जब सभी जो है प्रक्रियाएं इनके पूरी हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे समय देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को जिन्होंने भी मेरे को सुना, उन सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।